वेलकम बैक टू दिस चैनल बायोटेक नेट एंड की हैशटैग। आज हम लोग करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। और आज हम लोग सिर्फ राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हैशटैग बायोटेक नेट एंड की। तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज है, वैसे ही राइबोसोम आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है। ठीक है, तो आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री हो गया राइबोसोम, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है। होप आप लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में जानते होंगे, जिसमें ये बताया गया था कि डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्ट बनता है, यानी आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो आरएनए होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्ट। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। इसके बाद इस डीएनए और आरएनए से ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, यानी ये जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो तो जीन एक्सप्रेशन दो लेवल पे होता है, और फर्स्ट लेवल है आरएनए का फॉर्मेशन। और फिर इस आरएनए के फॉर्मेशन के बाद इस आरएनए से आपका प्रोटीन की इनकोडिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सेकेंड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ से होप आप लोगों को ये सेंट्रल डोग्मा यूनिवर्सली चल रहा है, आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी रिसेंट डिस्कवरीज के हिसाब से ये देखा गया है कि प्रोटीन से डीएनए की भी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब ये बहुत हाई लेवल पर रिसर्च चल रही है, और इसे जानना अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी हम लोग की क्या कहती है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री होती है। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ईच राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल थे वो सब किसमें प्रेजेंट हो रहे थे? यूकैरियोट्स में। और ये क्या है? ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है, और ये प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल क्यों? क्योंकि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्रोटीन यूनिट है। प्रोटीन ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन और आरएनए की। ठीक है, ये प्रोटीन और आरएनए की बनी हुई यूनिट होती है, और इसमें मेम्ब्रेन जैसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ ये प्रोटीन और आरएनए है। ठीक है, अब इसके बाद है विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे इन 1955। ये फर्स्ट इसे किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज पैलाडे ने 1955 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज जॉर्ज पैलाडे 1955 में। तो जॉर्ज पैलाडे ने इसे डिस्कवर किया था किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा इजीली, ये जो सिंबल्स हैं ये सब आप लोग समझ जाएंगे हो। तो मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन, लिख ही देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को। किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था।
it was observed to be made up of two subunit after ultracentrifugation of cell lysate। तो जब सेल की लाइसिस की गई थी तो उस सेल लाइसेट को अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन में किया गया था। अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन एक मैकेनिज्म है सेल को सेपरेट करने का, सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने का, ठीक है। तो उस अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन मेथड से देखा गया था कि ये इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट, ठीक है। द नंबर ऑफ राइबोसोम पर सेल आर क्वाइट वेरिएबल बट दीज आर रेयरली न्यूमरस, ठीक है। ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और वेरिएबल अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और रैपिडली ग्रोइंग मेमेलियन सेल अप्रोक्सीमेटली, जो रैपिडली ग्रोइंग मैमेलियन सेल होती है उसके पास अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन रेट। तो इसे किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे, ठीक है। सेडिमेंटेशन अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन एक टेक्निक है, उसमें एक सेडिमेंटेशन रेट होता है जिसे कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपका ये राइबोसोम्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन दैट इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एज अ 70s एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम एज अ 80s। तो सेडिमेंटेशन टेक्निक यानी सेंट्रिफिकेशन टेक्निक से देखा गया कि टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स के टू टाइप्स होते हैं, और ये किसके बेसिस पे था, सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे था। एक होता है 70s राइबोसोम और दूसरा होता है आपका 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम किस में देखा गया था, मेनली प्रोकैरियोट्स में देखा गया था, प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और 80s किस में देखा गया था, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये साइंटिफिकेशन टेक्निक से पता लगाया गया था। इनके सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में, 70s राइबोसोम्स एंड 80s राइबोसोम्स। इट इज अ peculiar to note that 70s ribosomes are also present in mitochondria and chloroplast of eukaryotic cells, suggesting their relatedness to the prokaryotic cells। तो ये देखा गया है कि जो 70s राइबोसोम्स हैं, हमने देखा था जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनके अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट थे। तो वो राइबोसोम्स कितने सेडिमेंटेशन मतलब कितने एस के थे, वो 70s रेस के थे। तो इससे ये बात का पता चलता है कि शायद वो प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसमें कितना 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और जो उनके न्यूक्लियर जिनोम या फिर आउटसाइड है साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वो कितने कैसे होते हैं, 80s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ऑल्सो राइबोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ rRNA। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, rRNA और प्रोटीन्स के। ईच राइबोसोम हैज अ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। द 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हैज अ 50s एंड 30s सब यूनिट। तो जो 70s है इससे दो टू एक स्मॉलर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉलर सब यूनिट को कहा गया है 30s, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट को डिवाइड किया गया है 50s, इसकी लार्ज सब यूनिट है, सब यूनिट, ठीक है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। और राइबोसोम्स मेनली किसके बने होते हैं, rRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है, rRNA और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम आल्सो कंटेन टू सब यूनिट। तो 80s राइबोसोम के भी टू सब यूनिट्स होते हैं और वो है 60s स्मॉलर एंड स्मॉलर सब यूनिट 40s। तो इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो है 60s। यूकैरियोट्स में टू पार्ट्स में राइबोसोम्स को डिवाइड किया गया है 40s एंड 60s। ये सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे है तो कोई 40 और 60 को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है 60s, ठीक है। यहाँ से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन dissociated in a cytoplasm when it is not involved in
प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जब डिसोसिएशन के फॉर्म में है, यानी जो ये स्मॉलर सब यूनिट डिफरेंट है और लार्जर सब यूनिट डिफरेंट है, यानी कि नॉट, इस वक्त ये किसी भी तरह का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है, नॉट इन्वॉल्व, एक सेकेंड, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे ही जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन आपका, सबसे पहले जो mRNA ट्रांसक्रिप्ट होता है वो आपका बाइंड होगा इस स्मॉलर सब यूनिट से, और ये इनिशिएट करेगा लार्जर सब यूनिट की बाइंडिंग को, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे और भी फर्दर चैप्टर्स में कि किस तरह से इसका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे mRNA बाइंड करेगा और फिर ये इनिशिएट करेगा लार्जर सब यूनिट की बाइंडिंग को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को होप ये चीज क्लियर होगा। और उसके बाद ये किस में इन्वॉल्व है, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ तक होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा चीजें कैसे चल रही हैं। यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में अगर अलग अलग है लार्जेस्ट और स्मॉलर सब यूनिट, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, जब ये यूनाइट हो गए तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर है, in both prokaryote and eukaryote, the subunit of ribosome remains dissociated in a cytoplasm when it's not involved in protein synthesis. In a ribosomal subunit, rRNA, in a राइबोसोम की सब यूनिट में जो rRNA होता है, rRNA assume a characteristic secondary structure utilizing complementary base pairing and form a distinct three-dimensional structure by associating with ribosomal protein. Some rRNA have a catalytic activities and are called ribozymes. तो कुछ rRNA होते हैं जिनके पास कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइबोजाइम्स क्या होता है, राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स वो होते हैं, राइबोजाइम्स पहली बात तो rRNA होते हैं जिनके पास कैटालिटिक कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसके बाद इन राइबोसोम 70s एंड 80s डिनोट्स स्वेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब यहाँ क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट है। और यूनिट फॉर सेडिमेंटेशन रेट, ये किसके लिए यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन रेट के लिए, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट थियोडर सेडबर्ग, a Swedish chemist who won Nobel Prize, इनको नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री फॉर इन्वेंशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के इन्वेंशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। सेडिमेंटेशन रेट इज अ मेजर ऑफ स्पीड विथ which a particular sediments under a gravitational field induced by a centrifuge, ठीक है। सेडिमेंटेशन रेट एक मेजर होता है स्पीड का, जो कि पार्टिकल कितनी जल्दी सेडिमेंट कर रही है जब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में हम लोग किसी चीज को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे किस तरह से ये चीज सेडिमेंट कर रही है, सेटल डाउन हो रही है, ठीक है, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। होप राइबोसोम्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस इमेज को देख लेते हैं जो कि आपके हायर क्लासेस में हेल्पफुल होने वाली है। ये है आप लोगों का एआई जनरेटेड इमेज, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये rRNA और प्रोटीन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये सेम rRNA और प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर है। ये आपका mRNA है, ये क्या है, ये आपका mRNA है, जो कि सबसे पहले कहाँ बाइंड होता है, सबसे पहले बाइंड होता है इस स्मॉलर सब यूनिट पे। यहाँ पे 3 साइट्स आप देख सकते हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट्स, जहाँ जो कि इन्वॉल्व होता है अमाइनो एसिड्स के एडिशन में। और क्या कहते हैं, और भी आरएनए होते हैं, जैसे कि टीआरएनए आपका अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करता है, और एमआरएनए आपका जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो और आरआरएनए आपका क्या है, राइबोसोम आरएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों साइट्स है, इसका डिटेल मैकेनिज्म आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का, ठीक है। ये मेम्ब्रेन, इसमें किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन लेस, ठीक है, सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। यहाँ से आपका पी साइड से आप देख सकते हैं कि ग्रोइंग पेप्टाइड कैसे
बन रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद यही प्रोटीन आपका फोल्ड होगा, यही अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे फोल्डिंग में और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। #बायोटेक्नाटैंकी।